नमस्कार। राष्ट्रीय समाचार से मैं जय सोनी और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा प्रोग्राम गुनहगार कौन। यह वो मंच है जहां सच की परतें खुलती है, जहां सवालों के बीच छिपा होता है एक अनकहा सच, और जहां हर कहानी के पीछे तलाश होती है न्याय की। हर अपराध अपने पीछे छोड़ जाता है कई सवाल। क्यों हुआ, कैसे हुआ, और सबसे अहम सवाल किसने किया। हम ना तो जल्दबाजी में फैसला सुनाते हैं, ना ही अफवाहों का यकीन करते हैं। हम कोशिश करते हैं तथ्यों, सबूतों और जांच की बारीकियों के साथ सच तक पहुंचने की, क्योंकि हर कहानी के दो पहलू होते हैं, लेकिन सच सिर्फ एक होता है। तो आइए जुड़िए हमारे साथ और खो जाइए हर सवाल के जवाब जो दिल को, दिमाग को झंझोड़ देते हैं, क्योंकि आखिरकार हर वारदात के बाद उठते हैं एक ही सवाल, गुनहगार कौन। हम पहली कहानी लेते हैं दिल्ली के पीरागढ़ी फ्लाईओवर की, जहां पर 2 दिन पहले 3 लोगों की लाशें एक कार से बरामद होती है। और पहली नजर में मामला आत्महत्या जैसा लगा, लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी सच की परतें खुलती गई और सामने आई एक ऐसी साजिश जिसने हर किसी को झंझोर कर रख दिया। तंत्र मंत्र, धन वर्षा, चमत्कार जैसे झूठे वादे, आस्था के नाम पर रचा गया भरोसे का जाल, और फिर जहरीले प्रसाद के जरिए मौत का खेल। आखिर कौन है वो शख्स जिसने विश्वास को हथियार बना लिया। कैसे लोगों को अपने प्रभाव में लेकर रची गई थी ये खौफनाक साजिश। और सबसे बड़ा सवाल, अंधविश्वास की आड़ में कब तक मासूम जिंदगियां यूं ही खत्म होती रहेगी। इन सभी सवालों का जवाब मिलेगा हमारे खास कार्यक्रम गुनहगार कौन में, सच जो झंझोर कर रख देगा। दिल्ली के पीरागढ़ी फ्लाईओवर पर खड़ी एक कार, अंदर 3 लाशें, और अब इस खौफनाक राज से उठा पर्दा जिसने तंत्र मंत्र के नाम पर मौत का खेल रचा। दिल्ली पुलिस ने पीरागढ़ी फ्लाईओवर पर मिली 3 लाशों के मामले में बड़ा खुलासा किया है। इस सनसनीखेज केस में पुलिस ने कमरुद्दीन नाम के एक मौलाना को गिरफ्तार किया है, जिसे पुलिस तांत्रिक बता रही है। आरोप है कि कमरुद्दीन ने तंत्र मंत्र के जरिए धन वर्षा कराने का झांसा देकर रणधीर, शिव, विनय और लक्ष्मी को अपने जाल में फंसाया। इसके बाद उसने तीनों को लड्डू में सल्फास और नींद की गोलियां मिलाकर खिला दी और तीनों की मौत हो गई। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर कमरुद्दीन को गिरफ्तार किया, लेकिन गिरफ्तारी के बाद जो सच सामने आया वह और भी ज्यादा डरावना था। कमरुद्दीन मूल रूप से यूपी के फिरोजाबाद का रहने वाला है और फिलहाल गाजियाबाद के लोनी इलाके में रहता था। पुलिस जांच में सामने आया कि उसने पहले भी इसी तरह का खेल खेला था। पिछले साल फिरोजाबाद में रामनाथ और पूनम नाम के 2 दोस्तों को गड़ा हुआ धन निकालने का लालच दिया गया। परिजनों का आरोप है कि पहले उनसे लाखों रुपए ठगे गए और जब उन्होंने पैसे मांगे तो तांत्रिक ने उन्हें रास्ते से हटाने की साजिश रच दी। एक गाड़ी खड़ी है जिसमें 3 लोग अनकॉन्शियस हैं। तो जब मौके पे पहुंचते हैं तो 3 उसमें डेड बॉडीज मिलती हैं। 2 उसमें मेल हैं और एक फीमेल की। उनकी बॉडीज को हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है और उनको आइडेंटिफाई किया जाता है। उनको आइडेंटिफाई करके उनके जब फैमिली मेंबर्स से बात की जाती है तो उन्होंने किसी तरह का कोई ऐसा सर्कमस्टांस नहीं बताया जिससे कि सुसाइड का कोई एंगल दिखे। तो टेक्निकल इन्वेस्टिगेशंस स्टार्ट की जाती हैं, जिनमें ये देखा जाता है कि उस दिन उन्होंने कहाँ टच किया और क्या घटनाक्रम रहा पूरा। तो हमारे को एक लीड मिलती है जिससे कि हम लोग पहुंचते हैं लोनी में एक बाबा के पास। जब उससे पूछताछ की जाती है और लोगों को जिन्होंने टच किया था उस दिन, और भी बाकी जो टेक्निकल इनपुट है उसके हिसाब से ये इसमें पता चल रहा था कि कोई पैसों के लालच के कारण लोग इस बाबा के पास आते हैं। 9 मई 2025 की सुबह फारूक की ग्लास फैक्ट्री के पास दोनों के शव बरामद हुए थे।
अब पुलिस को शक है कि उस वारदात के पीछे भी यही कमरुद्दीन था। तंत्र मंत्र गरा हुआ धन और चमत्कार के नाम पर लोगों को जाल में फंसाने वाला यह शख्स दरअसल मौत का सौदागर बन चुका था। सवाल सिर्फ इस तांत्रिक का नहीं, सवाल उस अंधविश्वास का है जो लोगों को अपनी ही जिंदगी दांव पर लगाने पर मजबूर कर देता है। तो आपने देखा किस तरह से तंत्र मंत्र के जाल में फंसाकर 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो जाती है। और तांत्रिक के नाम पर ये मुस्लिम तांत्रिक जो था उसने 3 लोगों को लड्डू में जहर देकर मौत के घाट उतार दिया। अगली खबर का रुख करते हैं मुजफ्फरनगर का बुढ़ाना इलाका। तड़के 3:30 सन्नाटा और फिर गोलियों की गूंज। पुलिस के सामने था एक कुख्यात इनामी बदमाश अमजद, कई वारदातों में वांछित और लंबे समय से पुलिस की नज़र में। लेकिन उस रात जो हुआ उसने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी। मुठभेड़ के बाद बरामद हुआ हथियार, लूटी गई मोटरसाइकिल और ड्यूटी निभाते हुए घायल हुए एक पुलिसकर्मी। लेकिन सवाल सिर्फ इतना नहीं कि एक बदमाश मारा गया। सवाल यह है, क्या केवल एक एनकाउंटर था या इसके पीछे छिपी है और भी कई साजिश के परते? क्या अमजद अकेला था या किसी बड़े नेटवर्क का हिस्सा? और क्या इस मुठभेड़ के बाद अपराध की कहानी खत्म हो गई या अब शुरू होगी असली पड़ताल? इन सभी सवालों का जवाब मिलेगा हमारे खास कार्यक्रम गुनहगार कौन में। तड़के 3:30 बजे सन्नाटे में गूंजती गोलियों की आवाज और कुछ ही मिनटों में खत्म हो गया 50,000 इनामी बदमाश का आतंक। मुजफ्फरनगर में पुलिस और कुख्यात अपराधी के बीच हुई मुठभेड़ ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले के बुढ़ाना कोतवाली क्षेत्र में गुरुवार को पुलिस और इनामी बदमाश अमजद के बीच मुठभेड़ हुई। करीब सुबह 3:30 में हुई इस कार्रवाई में 50,000 रुपए का इनामी अपराधी अमजद मारा गया। पुलिस के मुताबिक टीम को अमजद की लोकेशन बुढ़ाना इलाके में मिली थी। इसके बाद कई थानों की संयुक्त टीम ने पूरे क्षेत्र में घेराबंदी शुरू कर दी। लेकिन खुद को घिरा देख अमजद ने आत्मसमर्पण की चेतावनी के बावजूद अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। अचानक चली गोलियों से मौके पर अफरा तफरी मच गई और पुलिस को जवाबी कार्रवाई करनी पड़ी। जवाबी फायरिंग में अमजद गंभीर रूप से घायल हुआ, जिसे तुरंत CHC ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस मुठभेड़ में एसीपी देहात आदित्य बंसल की बुलेट प्रूफ जैकेट पर गोली लगी, जिससे वे बाल बच गए। 3 अन्य पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं, जिनकी हालत फिलहाल स्थिर बताई जा रही है। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार 40 वर्षीय अमजद थाना शाहपुर क्षेत्र के हरसोली गांव का रहने वाला था और उस पर लूट डकैती समेत करीब 40 मुकदमे दर्ज थे। हाल ही में बुढ़ाना थाने में दर्ज लूट के एक मामले में वह फरार चल रहा था और उस पर 50,000 रुपए का इनाम घोषित था। मुठभेड़ स्थल से पुलिस ने एक कार्बाइन, एक पिस्टल और लूटी हुई मोटरसाइकिल बरामद की है। बरामद हथियारों की अब फॉरेंसिक जांच कराई जाएगी। घटना की सूचना मिलते ही मुजफ्फरनगर के एसीपी संजय वर्मा मौके पर पहुंचे और हालात का जायजा लिया। देखिए, बुढ़ाना थाना के अंतर्गत एक रूरल एरिया में जो है, जहां पर जंगलात थे, यहाँ पर एक मुठभेड़ हुई है। देर रात में जो है एक टिप ऑफ मिला था कि कुछ बदमाश इस तरह से हैं जो कि वांछित भी चल रहे हैं लूट में। और इस प्रकार से जो है ये बाद में जब पुलिस मुठभेड़ होती है उसमें क्रॉस फायरिंग होती है, पुलिस पर फायर किया जाता है, पुलिस भी फायर करती है उसमें। और क्रॉस फायरिंग में हमारे पुलिस के 2 अधिकारी जो कि सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल है, उनको चोट लगी थी। इसमें इस पूरी टीम में SPRA के नेतृत्व में और सीओ बुढ़ाना के नेतृत्व में पूरी टीम काम कर रही थी। इसमें SHO बुढ़ाना, SHO शाहपुर, SHO तितावी तथा उनकी पूरी टीम इसमें लगी हुई थी। आप देख रहे होंगे कि SPRA साहब की गाड़ी पर भी बुलेट से निशान, उनके शीशे वगैरह टूट गए हैं। साथ ही साथ बुलेट प्रूफ जैकेट्स में तमाम गोलियां लगी हुई हैं। और इसके पास से जो है कार्बाइन जो है 9mm की बरामद की गई है, पिस्टल बरामद हुई है। साथ ही साथ में कोई स्प्लेंडर बरामद की गई है। लूटा हुआ जो डॉक्यूमेंट्स वो बरामद किए गए हैं। लूटी हुई ज्वेलरी बरामद की गई है और आपको मोबाइल बरामद किया गया है। 50,000 रुपये का इनाम इसके ऊपर था। और देर रात में एक मुठभेड़ में क्रॉस फायरिंग में जब उसको इंजर्ड हुआ था, इलाज के दौरान CHC बुढ़ाना में उसकी मृत्यु हुई है। बाकी 2 हमारे जो पुलिस के अधिकारी कर्मचारी हैं वो भी घायल हुए हैं। साथ ही साथ मैं बता दूं आपको कि इस पर लगभग 40 मुकदमे दर्ज थे। 17 से 18 इसमें लूट के मुकदमे थे, हत्या के मुकदमे थे तथा मुजफ्फरनगर से लेकर के तमाम स्टेट्स में जो है, बिहार से लेकर के राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा और हरिद्वार जो कि उत्तराखंड है,
वहाँ पर भी बिजनौर में, मेरठ में, नोएडा में, गाजियाबाद में लूट और हत्या समेत तमाम मुकदमे इसके खिलाफ दर्ज थे। जनपद में अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति के तहत लगातार कार्रवाई की जा रही है। मुजफ्फरनगर में इस मुठभेड़ के साथ एक और इनामी अपराधी का अंत हुआ, लेकिन सवाल वही है, क्या अपराध की जड़ें सच में खत्म हो रही है या सिर्फ चेहरे बदल रहे हैं? तो आपने देखा किस तरह से अपराध और अपराधी का अंत होता है, पुलिस मुठभेड़ में वो मारा जाता है। अगली खबर का रुख करते हैं महाराष्ट्र से। अमरावती जिले का चांदूर तालुका, एक ऐसी घटना जिसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया। आरोप है कि स्कूल से लौट रही 16 साल की एक नाबालिग छात्रा को लगातार 7 महीनों तक शारीरिक शोषण किया गया और उससे बदनाम करने की धमकी देकर चुप रहने पर मजबूर किया गया। इस अमानवीय कृत्य का परिणाम पीड़िता आज 3 महीने की गर्भवती है। मामले की गंभीरता को देखते हुए चांदूर रेलवे पुलिस ने 5 आरोपियों के खिलाफ पॉस्को एक्ट और एट्रोसिटी एक्ट के तहत केस दर्ज किया है। लेकिन सवाल यह है, आखिर कब तक मासूम बेटियां इस तरह दरिंदगी का शिकार होती रहेगी? क्या डर और धमकी का यह सिलसिला यहीं थमेगा और क्या पीड़िता को मिलेगा पूरा न्याय? इसी सभी सवालों की पड़ताल करेंगे हमारे खास कार्यक्रम गुनहगार कौन में। स्कूल से घर लौटती एक 16 साल की छात्रा, जिसे सुरक्षा और अपनों की जरूरत थी, लेकिन डर और धमकियों ने उसकी जिंदगी बदल दी। 7 महीनों तक चलता रहा शोषण और जब सच्चाई सामने आई तो पूरा इलाका सन्न रह गया। महाराष्ट्र के अमरावती जिले के चांदूर रेलवे इलाके से एक गंभीर और चिंताजनक मामला सामने आया है। यहाँ एक 16 साल की नाबालिग छात्रा के साथ कई महीनों तक शोषण किए जाने का आरोप है। पुलिस के अनुसार स्कूल से घर लौटने समय कुछ युवकों ने धमकाया, बदनाम करने की बात कहकर डर का माहौल बना दिया। इसी डर की वजह से पीड़िता लंबे समय तक किसी से कुछ कह नहीं पाई। बताया जा रहा है कि यह सिलसिला कई महीनों तक चलता रहा। आखिरकार जब उसकी तबीयत बिगड़ी और मेडिकल जांच हुई तब इस पूरे मामले का खुलासा हुआ। मामला सामने आते ही चांदूर रेलवे पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों के खिलाफ पोस्को एक्ट समेत कई गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया गया है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले की गहन जांच जारी है और सभी सबूत जुटाकर आरोपियों को सख्त सजा दिलाने की कोशिश की जा रही है। चांदूर रेलवे पुलिस स्टेशन के अंडर में दो दिन पहले एक 16 साल की लड़की का सामूहिक बलात्कार किया गया है, जिस वजह से वो 16 साल की लड़की आज के दिन में गर्भवती है करके जो है निदर्शन में आया था, जिसके बेसिस में पुलिस वालों ने, लोकल पुलिस ने तुरंत दखल लेते हुए इमीडिएटली वो विक्टिम के कंप्लेंट के बेसिस पे हमने एफआईआर रजिस्टर किया है। एंड एफआईआर में जो है विक्टिम ने 5 आरोपियों का नाम बताया है, जिसमें से 3 आरोपी जो है वो मेजर है एंड 2 आरोपी जो है वो माइनर है। जो मेजर आरोपी है उनको हमने कोर्ट के सामने पेश किया है एंड जो बाकी के 2 आरोपी जो है उनको जेजेबी के सामने जो है पेश किया है। लड़की का जो है वैद्यकीय तपासनी, मुझे मेडिकल वगैरह सब कुछ करके उनको जो भी मदद चाहिए होगा वो हम प्रोवाइड कर रहे हैं। इसके अलावा भी तपास हमारा शुरू है, क्योंकि 3 विषय में ये गंभीर गुनाह हुआ है। एक तो लड़की का वय 16 साल है, छोटी उम्र है। सेकेंडली ये विषय जो है ये गैंगरेप है, मुझे पूर्ण आरोपी संख्या 5 आरोपी है तो गैंगरेप है। एंड तीसरा ये केस में एट्रोसिटी का भी सेक्शन लगा है। डर और बदनामी के कारण अक्सर पीड़ित आवाज नहीं उठा पाते। ऐसे में जागरूकता और समय पर मदद सबसे जरूरी हो जाती है। हर बच्ची का अधिकार है सुरक्षित बचपन और सम्मानजनक भविष्य। जरूरत है डर को नहीं, सच्चाई को आवाज देने की। राष्ट्रीय समाचार के लिए अमरावती से सागर डोंगरे की रिपोर्ट। महाराष्ट्र के इस किस्से के बाद हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश के फतेहपुर से आई है एक बेहद दर्दनाक खबर।
बरमतपुर गांव में रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है। आरोप है कि एक बेटे ने अपनी ही मां को सिर्फ इसलिए मौत के घाट उतार दिया क्योंकि उसे शराब के लिए पैसे नहीं मिले। मां तड़पती रही, मदद के लिए पुकारती रही, पड़ोसी पहुंचे, अस्पताल ले गया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी जिंदगी की डोर टूट गई। पुलिस ने आरोपी बेटे को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है, लेकिन सवाल यह है, क्या नशे की लत इंसान को इतना निर्दयी बना देती है कि वह अपनी ही रिश्तों का खून कर दे? इस पूरे मामले की तह तक जाएंगे और दिखाएंगे पुलिस की कार्रवाई और जांच की हर परत। देखिए गुनहगार कौन। जिस मां ने जन्म दिया, जिसने हर दर्द सहकर बेटे को बड़ा किया, उसी मां को शराब के पैसों के लिए बेटे ने मौत के घाट उतार दिया। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर से आई यह खबर रिश्तों को झकझोर देने वाली है। फतेहपुर जिले के मालवा थाना क्षेत्र के बरमत्तरपुर गांव में एक दिल दहला देने वाला घटना सामने आई है। यहाँ एक युवक ने शराब के लिए पैसे न मिलने पर अपनी ही मां पर लोहे की रॉड से हमला कर दिया। बताया जा रहा है कि आरोपी अरविंद कुमार शराब की आदी था और अक्सर अपनी मां माया देवी से पैसों की मांग करता रहता था। घटना के दिन वह नशे की हालत में घर पहुंचा और फिर से पैसे मांगने लगा। मां ने इनकार किया तो गुस्से में उसने मोटरसाइकिल की रॉड उठाई और मां पर ताबड़तोड़ वार कर दिया। गंभीर रूप से घायल माया देवी जमीन पर तड़पती रही और आरोपी बेटा उन्हें उसी हालत में देखता रहा। चीख पुकार सुनकर पड़ोसी मौके पर पहुंचे और खून से लथपथ हालत में उन्हें अस्पताल पहुंचाया। जिला अस्पताल में हालत नाजुक देख उन्हें कानपुर के हैलट अस्पताल रेफर किया गया, जहां इलाज के दौरान माया देवी ने दम तोड़ दिया। दरअसल वो नशा करने के कारण, नशा है उसके पीछे, पहले से भी नशा करता था और उसका रीजन मारने का नशा ही है। वो नशा होने के कारण उसका माइंड भी कुछ डिस्टर्ब हुआ, जिस कारण वो सुबह सुबह जाके 9 तारीख की सुबह वही लगभग 6 बजे सवेरे 6 साढ़े 6 के बीच में माँ उसको तैयार कर रही थी किसी कारण कि चला जाए, या वो घर वाले उसको एम्स जाने के लिए कह रहे थे कि चलो दवा करा दे तुम्हारे दिमागी इलाज की। तो वो तैयार भी हो रहा था, मालूम नहीं बीच में कैसा अटैक उसको हुआ, जिस कारण वो माँ के ऊपर अटैक कर दिया। बाइक का आगे वाला साकर वाली वाइट वाली राड थी, उसी से 4-5 प्रहार किए और प्रहार करने के बाद बगल में बैठ गया। आनन फानन पड़ोसी जाके वहाँ पर उसको पकड़ के हटाए। माँ को लेके सदर आए, सदर ले जाके हम लोग थे, सदर ले जाके सदर में यहाँ टाँका लगाया गया, लेकिन पीछे ज़्यादा गंभीर चोटें आने के कारण यहाँ से जवाब दे दिया गया, जो कि हम लोग 108 एम्बुलेंस करके। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी बेटे अरविंद कुमार को नहर पुलिया के पास से गिरफ्तार कर लिया। पिता की तहरीर पर उसके खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर सबको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। जिस बेटे के सहारे मां अपने बुढ़ापे की लाठी ढूंढती है, वही जब मौत का कारण बन जाए तो समाज को आईना दिखाने वाली इससे बड़ी त्रासदी क्या होगी। फतेहपुर की यह घटना सिर्फ एक हत्या नहीं, बल्कि उस टूटे परिवार ताने बाने की कहानी है, जहां नशा रिश्तों से भी बड़ा हो गया है। तो अगली खबर का रुख करते हैं। चंदौली के पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन से सामने आई इस सनसनीखेज वारदात ने रेलवे स्टेशन की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। जीआरपी और आरपीएफ की संयुक्त कार्रवाई में 3 पुरुष और 1 महिला समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। उनके कब्जे से एक मासूम बच्चे को सुरक्षित बरामद किया गया। जांच में जो खुलासा हुआ वो भी चौंकाने वाला है। आरोप है कि यह गैंग बच्चों को दूध में नशीली दवा मिलाकर बेसुध करता था और फिर उन्हें लाखों रुपए में बेच देता था। मौके से बरामद हुई नींद की दवाइयाँ, दूध की बोतल और नए कपड़े इशारा कर रहे हैं एक ऐसे संगठित गिरोह की और जो मासूम की बेबसी और उनके काले कारोबार का जरिया बना हुआ था। लेकिन सवाल यह है, क्या इस गिरोह के तार और भी दूर तक जुड़े हैं और कितने मासूम इस जाल में फंसे होंगे? इन सभी सवालों की तह तक जाएगा सिर्फ हमारा खास कार्यक्रम गुनहगार कौन। रेलवे स्टेशन के आसपास सोता एक मासूम
और अंधेरे में उसे उठा ले जाने वाला बच्चा चोर गैंग, लाखों में बिकने वाले इन मासूमों का काला कारोबार अब पुलिस की गिरफ्त में है। चंदौली से आई इस खबर ने रेलवे स्टेशन की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। चंदौली के पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन और आसपास के इलाके से बच्चा चोरी कर बेचने वाले गैंग का पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया है। जीआरपी और आरपीएफ की संयुक्त कार्रवाई में गैंग की 3 पुरुष और 1 महिला को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से एक मासूम बच्चे को भी बरामद किया है। पुल के नीचे सीढ़ी के नीचे सोए थे हम लोग बच्चा लेकर, वहीं से 3 बजे भोर में गायब कर दिए थे। जब हम बच्चे खोजे, बच्चा नहीं मिला। जब पुलिस के पास आए तो पता लगा कि बच्चा, तब उनको बच्चा मिला। बच्चा मिल गया है, क्या कहना है? बच्चा मिल गया, हम अपना सुखी से घर चले गए। पुलिस टीम ने अच्छा काम किया है। हाँ, अच्छे लिए काम किया, हमारा जो भी काम किया है अच्छा किया। जिसे डीडीओ स्टेशन से चोरी किया गया था। बताया जा रहा है कि यह बच्चा अपनी मां के साथ रेलवे पुल के नीचे सो रहा था, तभी गैंग के सदस्य उसे उठा ले गए। जांच में सामने आया कि यह गैंग बच्चों को बेसुध करने के लिए दूध की बोतल में नशे की दवा मिलाता था। 3 पुरुष और 1 महिला का एक चोर गैंग पकड़ा गया है जो बच्चों को चुराते हैं और ऊंचे दामों पर बेचते हैं। जिनके पास से एक नया टिकट घर के रैंप पे सो रही एक श्रमिक महिला के पास से एक बच्चे को चुराए थे, जो रिकवर हुआ है। आरपीएफ जीआरपी की संयुक्त टीम के द्वारा रिकवर हुआ है। उसकी मां को सौंप दिया गया है और जहां ये बेचते हैं और कहां कहां इनके तार जुड़े हुए हैं, उनके भी हम लोग पता लगाने का प्रयास कर रहे हैं और उस गैंग को ध्वस्त करने का प्रयास कर रहे हैं। क्या क्या बरामदगी हुई है? इनके पास बच्चे का नया कपड़ा रहता है और दूध पिलाने वाला बाटल रहता है और उसमें जो है नींद की गोली रहती है। बच्चे के दूध में नींद की गोली थोड़ा डाल देते हैं जिससे बच्चा बेसुध हो जाए, और जो महिला मेंबर है मधु, वो उस बच्चे को ले लेती है जिससे कोई दूसरा व्यक्ति समझे कि इसी का। पुलिस ने आरोपियों के पास से नींद की दवा, दूध की बोतल और बच्चों के लिए कपड़े भी बरामद किए हैं। पूछताछ में खुलासा हुआ है कि गैंग चोरी किए गए बच्चों का लाखों रुपए में सौदा करता था। एक ऐसा गिरोह जो मासूमों की नींद और बेबसी को अपने धंधे का जरिया बना चुका था। मानव तस्करी का ये मामला जो था, उसके बाद हम आपको फिर से एक बार आगाह करते थे। तो ये थी आज की कहानी। सवालों, शक और सच्चाई की तलाश के बीच उलझी एक पूरी दास्तान। कानून अपना काम कर रहा है, जांच जारी है और सच धीरे धीरे सामने आएगा। लेकिन जब तक अंतिम फैसला नहीं आता, तब तक हर एंगल पर नजर रखना भी हमारी जिम्मेदारी है। याद रखिए, अपराध चाहे छोटा हो या बड़ा, उसका असर सिर्फ एक परिवार पर नहीं, पूरे समाज पर पड़ता है। इसलिए सतर्क रहना, जागरूक रहना और सच के साथ खड़ा रहना हम सब की जिम्मेदारी है। अगर आपके आसपास भी कोई संदिग्ध गतिविधि हो रही हो तो चुप ना रहे, कानून का सहारा ले। आज के लिए बस इतना ही। मैं हूं जय सोनी, आप देख रहे थे गुनहगार कौन। फिर मिलेंगे एक नई कहानी, एक नए सवाल और उसी तलाश के साथ, आखिर गुनहगार कौन।